नमस्कार, शाम के 7 बज रहे वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं सचिन। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। ग्रेटर नोएडा के बिसारा में घर में गौमांस रखने पर मारे गए अखलाक के परिवार के खिलाफ गोहत्या का केस दर्ज होगा। ग्रेटर नोएडा की सीजेएम कोर्ट ने अखलाक के परिवार पर गौहत्या का केस दर्ज करने का आदेश दिया। केस 7 लोगों के खिलाफ दर्ज होगा, जिसमें अखलाक, उसकी मां, पत्नी, भाई, बेटा, बेटी और एक रिश्तेदार शामिल हैं। केस दर्ज करने की याचिका गांव वालों ने दी थी। कोर्ट का फैसला है, इस पर हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन उस समय भी हमने कहा था कि ये प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण हुआ है, जो भी वहाँ हुआ। जांच में सही चीज सामने आ जाएगी, जो सही होगा उसके आधार पर कार्रवाई। पार्टी और क्या कर सकती है, उस किसी के जख्म तो भरती नहीं है, जख्म में और घाव करती है। 28 सितंबर 2015 को घर में गौबांस होने की खबर के बाद 100 से ज्यादा लोगों ने अखलाक के घर पर हमला किया। अखलाक और उसके बेटे को बेरहमी से पीटा। अखलाक की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों को आरोपी बनाया है। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट से पुष्टि हुई थी कि अखलाक के घर से जो मांस मिला था वो गौमांस ही था। अखलाक के भाई ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्हें जांच से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को सीएम कैंडिडेट घोषित किया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शीला के नाम का ऐलान किया गया। शीला ने फैसले के लिए पार्टी का आभार जताया। विपक्ष ने आरोपों के बावजूद शीला दीक्षित के नाम के ऐलान पर सवाल उठाए हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ हाईकमान का कि उन्होंने मुझे ये ऑनर दिया है, और इतनी प्रार्थना करती हूँ कि इस ऑनर के काबिल मैं रहूँ, और जो हम देख रहे हैं कि यूपी में कांग्रेस आए, वो सपना हम सबका पूरा हो। प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। प्रदेश पर कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी है, तो कोई भी प्रयोग इनका उत्तर प्रदेश में सफल होने वाला नहीं है। दिल्ली से नकारा हुआ कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रभावी प्रदेश की मुख्यमंत्री की दावेदार बन सकती हैं। शीला दीक्षित लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ब्राह्मण चेहरे की राय दी। यूपी में करीब 13% ब्राह्मण वोट हैं। 1984 से 1989 तक शीला दीक्षित यूपी की कन्नौज सीट से सांसद भी रही। इस दौरान वो पीएमओ में राज्य मंत्री बनी। शीला दीक्षित यूपी के बड़े कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर उमाशंकर दीक्षित की बहू हैं। यूपी में कांग्रेस पिछले 27 साल से सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई है। 1989 में नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस की ओर से आखिरी सीएम बने। दिल्ली में एसीबी ने 400 करोड़ के कथित वाटर टैंकर घोटाले में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को नोटिस भेजा है। नोटिस के मुताबिक शीला दीक्षित से 26 अगस्त को पूछताछ की जाएगी। शीला दीक्षित ने भी नोटिस मिलने की बात मानी है। मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया है। अलावा दिल्ली जल बोर्ड के बाकी अफसरों उनको भी नोटिस जारी किया है। उसके अलावा शीला दीक्षित जी को भी नोटिस जारी किया 26 अगस्त के लिए पूछताछ करने के लिए। एसीबी के तरफ से ये चिट्ठी आई थी कुछ दिन पहले कि अगस्त में हम लोग कभी किसी वक्त बुलाएंगे। मैंने अभी चिट्ठी नहीं देखी है, होगी तो फिर अनकोऑपरेट। शीला दीक्षित को तो जेल में जाना ही है। हम लोगों ने सब कुछ दे रखा है, 5 FIR है, लेकिन ये डर, ये नर्वसनेस जो मीणा और LG साहब दिखा रहे हैं, इसको मैं इसकी पोल खोलने वाला। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर टैंकर घोटाले की रिपोर्ट दबाने का आरोप लगाते हुए एसीबी और LG दफ्तर से शिकायत की थी। दिसंबर 2011 में दिल्ली जल बोर्ड ने 3 कंपनियों को 385 टैंकर सप्लाई करने का ठेका दिया था। तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार ने ठेके के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए। आरोपों के मुताबिक टेंडर सिर्फ 200 करोड़ रुपए में दिया जा सकता था। वाटर टैंकर घोटाले में मामले में एसीबी दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा से पूछताछ कर चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है। साउथ सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ऑपरेशन संकट मोचन शुरू हो चुका है। साउथ सूडान की राजधानी जुबा में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह की अगुवाई में ऑपरेशन संकट मोचन चल रहा है। 143 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना को एक C-17 ग्लोब मास्टर विमान भारत के लिए उड़ान भर चुका है। विमान के कल सुबह 6 बजे तक तिरुवनंतपुरम पहुंचने की उम्मीद है। दूसरे विमान में बाकी बचे भारतीयों को दिल्ली लाया जाएगा। First aircraft is scheduled to depart Juba, first landing in Thiruvananthapuram early tomorrow morning and thereafter coming to Delhi.
साउथ सूडान में फंसे करीब 600 भारतीयों में से 250 लोगों ने देश लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। 1990 में ऑपरेशन एयरलिफ्ट के जरिए कुवैत से 1,70,000 भारतीयों को सुरक्षित बचाया गया था। 2015 में ऑपरेशन राहत के जरिए यमन में फंसे करीब 4,000 भारतीयों को बचाया गया था। कुवैत से भारतीयों के रेस्क्यू पर बनी फिल्म एयरलिफ्ट के हीरो अक्षय कुमार ने विदेश मंत्रालय से दक्षिण सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने की अपील की थी। साउथ सूडान में जारी हिंसा की वजह से 5 दिनों के अंदर 33 नागरिकों समेत 272 लोगों की मौत हो गई। 8,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने परमानेंट कमीशन न दिए जाने पर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में अपील की है। पिछले साल 26 जनवरी को पूजा ठाकुर राष्ट्रपति भवन में बराक ओबामा के स्वागत समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर की अगुवाई कर सुर्खियों में आई थी। पूजा ने आरोप लगाया कि परमानेंट कमीशन नहीं दिए जाने का फैसला पक्षपातपूर्ण है। एयरफोर्स के मुताबिक 2012 में पूजा ने खुद परमानेंट कमीशन लेने से इनकार कर दिया था। नियम के मुताबिक अब नहीं दिया जा सकता। एक्सपेक्टेशन है कि जो हमने इश्यूज रेज किया है उस इश्यूज के ऊपर कोर्ट हमारे स्टैंड को समझेगी और हमें उम्मीद है कि हमें हमारे फेवर में ऑर्डर आएगा। पूजा अब रिटायरमेंट तक वायुसेना में काम करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने परमानेंट कमीशन मांगा था। जयपुर की पूजा ठाकुर साल 2000 में वायुसेना में शामिल हुई थी। पूजा ठाकुर वायुसेना में एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में तैनात हैं। एयरफोर्स के 3D वीडियो कॉम्बैट मोबाइल गेम लॉन्च के वक्त पूजा ठाकुर ही इंचार्ज थी। इस मामले पर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने वायुसेना से 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान की ओर से फंडिंग का खुलासा हुआ है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से हवाला के जरिए हर साल करीब 100 करोड़ रुपए कश्मीर भेजे जाते हैं, जिसका इस्तेमाल कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने के लिए किया जाता है। रकम को अलगाववादी नेताओं और पत्थरबाजों में बांटा जाता है। हमेशा सबको मालूम है ना, हवाला फंडिंग होता है ISI के द्वारा, और पाकिस्तान में ISI कौन? पाकिस्तान का क्रिएशन है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने भी बुरहान वानी का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। अकबरुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है जिसने आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बना लिया है। We have seen an attempt at misuse of this UN platform. The attempt came from Pakistan, a country that covets the territory of others, a country that uses terrorism as state policy towards that misguided end. सूत्रों के मुताबिक ISI हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन के जरिए कश्मीर में पैसे भेज रहा है। कश्मीर में हिंसा के दौरान हाफिज लगातार हैंडलर्स के संपर्क में था। इनके बीच करीब 30 से 40 इंटरसेप्ट पकड़े गए। पाकिस्तान की ओर से सेना और सुरक्षा बलों को निशाना बनाए जाने के निर्देश दिए जा रहे थे। बुरहान वानी को मारे जाने की निंदा को अमेरिकी सांसदों ने आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान के समर्थन का सबूत बताया।